दुनिया के इतिहास में जब से एयरप्लेन की शुरुआत हुई है, तब से इंसान समय और दूरी की सीमाओं से आजाद हो गया है। हर दिन करोड़ों लोग आसमान के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की बनाई जिन मशीनों पर हम इतना भरोसा करते हैं, उनमें होने वाली कोई छोटी सी चूक भी सैकड़ों लोगों की सांसों को हमेशा के लिए रोक सकती है। जब हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन का कोई फंक्शनिंग सिस्टम फेल होता है, तो पायलट्स की इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ही पैसेंजर्स की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा उस प्लेन का जिसकी लैंडिंग नोज यानी आगे का लैंडिंग गियर उड़ान भरने के बाद 90 डिग्री पर मुड़ गया हो। आखिर पायलट्स इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? क्या ये प्लेन सही सलामत वापस धरती के कदम चूम पाएगा, या सैकड़ों यात्रियों के लिए ये सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा? बीस अप्रैल 2011 को स्पेन के बार्सिलोना शहर के एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर शाम के करीब 6:30 बजे व्हीलिंग एयरलाइंस की एक फ्लाइट आकर खड़ी होती है। इस फ्लाइट को बार्सिलोना से टेक ऑफ करके स्पेन के साउथ रीजन में मौजूद सेविल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट के लिए एक एयरबस A320 मॉडल का प्लेन यूज किया जा रहा था और कंपनी की फ्लीट के सबसे पुराने प्लेन्स में से एक था। यहां तक कि खुद प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस ने सीरीज के प्लेन्स को 1990 में ही बनाना बंद कर दिया था। लेकिन प्रोडक्शन लाइन से हटाने के बाद करीब 21 साल बाद भी इस प्लेन को यूज किया जा रहा था, क्योंकि इस प्लेन में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि बाकी कंपनियां अपने प्लेन्स में आज की डेट में भी ऑफर नहीं करती हैं। इस प्लेन में एक ई-कैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर था, जो कि कॉकपिट में दोनों पायलट्स के सामने बीचों बीच लगा हुआ था। ये एक ऐसी स्क्रीन थी जिसमें प्लेन के सभी जरूरी कंट्रोल्स और सभी जरूरी अलार्म को पायलट के सामने स्क्रीन पर कंबाइन करके दिखाया जाता था। 4 अप्रैल 2011 को ये प्लेन की तीसरी फ्लाइट थी और इससे पहले भी कैप्टन 2 फ्लाइट पूरी कर चुके थे। प्लेन के कैप्टन एक फ्रेंच सिटीजन थे जिनकी उम्र करीब 57 साल थी। अपने 57 साल के जीवन में उन्हें करीब 10,400 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था, जिसमें से 4100 घंटे उन्हें इसी सीरीज के एयरक्राफ्ट को उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन का साथ देने के लिए को पायलट के तौर पर इस फ्लाइट में 35 साल के एक स्पेनिश सिटीजन भी थे। को पायलट को अपने करियर में करीब 5700 घंटे का प्लेन उड़ाने का अनुभव था, जिसमें से करीब 3100 घंटे उन्होंने इसी सीरीज के एयरक्राफ्ट पर बिताए थे। इन दोनों पायलट्स के अलावा इस प्लेन पर एक ट्रेनी पायलट भी बैठे थे, जो कि अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में थे। 42 साल के स्पेनिश ट्रेनी पायलट के पास अभी तक करीब 870 घंटे का प्लेन ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। आज की इस फ्लाइट में इस प्लेन के कैप्टन और ट्रेनी पायलट मिलकर कंट्रोल करने वाले थे, जबकि को पायलट का काम एक बैकअप पायलट के तौर पर मौजूद रहना था। बार्सिलोना के आसमान में सूरज अपने छिपने के समय का इंतजार कर रहा था और ये फ्लाइट के उड़ने के लिए परफेक्ट मौसम था। प्लेन में सफर करने वाले करीब 150 पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ चुके थे। इनमें से काफी लोग टूरिस्ट थे, जो कि स्पेन के साउथ रीजन में मौजूद सेविल शहर में घूमने जा रहे थे या कई अपने काम पर वापस जा रहे थे। इन 150 पैसेंजर्स के अलावा प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स भी थे। फ्लाइट 2220 रिक्वेस्टिंग फॉर टेक ऑफ, कॉपी। फ्लाइट 2220 परमिशन ग्रांटेड, कॉपी। कंट्रोलर की क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट ने प्लेन के थ्रस्ट को टेक ऑफ के लेवल पर एडजस्ट कर लिया और शाम के 7:02 पर प्लेन बार्सिलोना एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। हालांकि इस फ्लाइट के दौरान कैप्टन का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें फ्लाइट को कंट्रोल करने के साथ साथ ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग भी देनी थी। इसके अलावा ये एक छोटी फ्लाइट थी, इसलिए कैप्टन को काफी जल्दी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना था। टेक ऑफ के करीब 2 मिनट के बाद एयरक्राफ्ट करीब 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। ये ऐसी ऊंचाई होती है जहां पर आमतौर पर कमर्शियल प्लेन ऑपरेट करते हैं।
टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद 7:29 पर पहली बार प्लेन के कॉकपिट के अंदर वार्निंग, एम्बर वार्निंग यानी मास्टर कॉशन का अलार्म दिखाई दिया। इसके कुछ सेकंड बाद कॉकपिट में लगे ई कैम स्क्रीन पर ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के फेल होने का मैसेज दिखाई दिया और कुछ पहलों के बाद कैप्टन के सामने मौजूद स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। इसके पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, कैप्टन के सामने मौजूद स्क्रीन एक बार फिर से काम करने लगी और स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, व्हील NWS फॉल्ट। इस मैसेज का मतलब था कि प्लेन का नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो कि प्लेन के आगे के पहिए को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए कैप्टन ने ट्रेनी पायलट को वापस भेजकर उसकी सीट पर को पायलट को वापस कॉकपिट में बुला लिया। ट्रेनिंग पायलट के तौर पर काम करते समय को पायलट ने कई ऐसी सिचुएशंस का सामना किया था जहां पर लैंडिंग नोज यानी कि प्लेन के आगे के लैंडिंग गियर्स में कोई फॉल्ट हो जाता था। कैप्टन अपने को पायलट के इस अनुभव का पूरा फायदा लेना चाहते थे। कैप्टन से सिचुएशन को डिस्कस करते हुए को पायलट ने 31 दिसंबर 2005 को जेट ब्लू एयरवेज की फ्लाइट JBU 292 के साथ हुए सिमिलर इंसिडेंट को याद किया। हुआ ये था कि 21 सितंबर 2005 को जेट ब्लू एयरवेज का एयरबस 320 सीरीज का एक प्लेन कैलिफोर्निया के बर्बैंक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर जा रहा था। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जब इस प्लेन के लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करने का बटन दबाया तो उन्हें कॉकपिट में एक शॉक ऑब्जर्वर के फेल होने का इंडिकेशन दिखाई दिया। लैंडिंग गियर को डिप्लॉय करने के बाद कॉकपिट में NWS यानी कि नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के फेल होने की वार्निंग आने लगी। ऐसे में इस प्लेन के पायलट सिचुएशन को एनालाइज और कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया और उसके बाद सिचुएशन पर काम करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी मैनुअल को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि हो सकता है कि प्लेन के नोज व्हील के आगे वाली लैंडिंग गियर 90 डिग्री से टर्न हो गया हो। इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के पास से उड़ान भरी। कंट्रोल टावर में बैठे ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस बात को कंफर्म किया कि प्लेन के आगे के लैंडिंग गियर यानी कि नोज व्हील 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया है। एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चलने के बाद पायलट ने प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग के ऑपरेशंस पर काम करना शुरू कर दिया। जब ये प्लेन अपने फ्यूल को कम करने के लिए आसमान में उड़ रहा था तभी ये खबर मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग को कवर करने के लिए एक प्राइवेट न्यूज चैनल के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में बैठे रिपोर्टर्स प्लेन की ऊंचाई से कुछ ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होकर प्लेन के लैंडिंग को कवर कर रहे थे। कई घंटे तक उड़ान भरने के बाद जब प्लेन का फ्यूल कम हो गया तो प्लेन ने 120 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ एयरपोर्ट पर लैंड करना शुरू किया और जब प्लेन की स्पीड 90 नॉटिकल माइल्स पर आवर पर पहुंच गई तो प्लेन ने अपने ब्रेक्स लगा दिए। लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर्स पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ा और प्लेन की नोज लैंडिंग व्हील के दोनों टायर बर्स्ट हो गए। इसके बाद प्लेन का सारा वजन प्लेन के लैंडिंग नोज के लोहे के रिम पर आ गया, लेकिन इसी लोहे के रगड़ती रिम के साथ प्लेन अपनी लैंडिंग को कंटिन्यू करता रहा जिससे तेज चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि इसके बाद भी प्लेन रनवे के खत्म होने से पहले ही रुक गया था और प्लेन में किसी तरह की आग नहीं लगी थी। को पायलट ने नेशनल टीवी पर इस पूरे इंसिडेंट का फुल कवरेज देखा था और उनके दिमाग में इस इंसिडेंट की यादें ताज़ा हो रही थी। को पायलट अपने इस अनुभव का आज के दिन की समस्या को हैंडल करने में पूरा फायदा लेना चाहते थे। मन में चल रही कई सारी आशंकाओं के बीच पायलट्स ने प्लेन को सिविल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दिया। फ्लाइट 2220 रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट 2220 प्रोसीड टू रनवे 27। अब तक रात के करीब 8 बज चुके थे और अब पायलट्स ने प्लेन को लैंडिंग के लिए रनवे के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पायलट्स लगातार प्लेन की लैंडिंग नोज की प्रॉब्लम और उसके सलूशन पर काम कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद भी पायलट्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्लेन के लैंडिंग नोज में क्या प्रॉब्लम आई है और उसके सलूशन के लिए क्या स्टेप लेने जाना चाहिए। ऐसे में रात के करीब 8:08 पर पायलट ने एक बार फिर से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कांटेक्ट किया और पैन का सिग्नल दिया। पैन कॉपी। पायलट के अलर्ट सिस्टम मिलने के बाद सिविल एयरपोर्ट के ATC
यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एयरपोर्ट पर लोकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रनवे को पूरी तरह से खाली करा दिया गया और एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को डायरेक्ट कर दिया गया। साथ ही एयरपोर्ट पर मौजूद सभी फायर फाइटिंग व्हीकल को दोनों तरफ तैनात कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इंश्योर करना चाहती थी कि प्लेन की लैंडिंग के बाद यदि प्लेन में किसी तरह की आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाया जा सके। अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी करने के बाद ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दे दी। Flight 2220 requesting for landing. Flight 2220 proceed your landing. ATC से लैंडिंग की फाइनल क्लियरेंस मिलने के बाद 8:19 पर पायलट्स ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी और सबसे पहले अपने लैंडिंग गियर को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन इसके साथ ही पायलट्स की मुसीबतें भी बढ़ने वाली थी। लेकिन तभी जब कैप्टन ने अपने सामने लगी स्क्रीन पर लैंडिंग गियर की लाइट्स देखी तो तीनों लाइट्स ग्रीन थी। इसका मतलब ये था कि प्लेन के सभी लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय हो चुके हैं और अच्छी तरह से लॉक हो चुके हैं। लेकिन कॉकपिट में शॉक ऑब्जर्वर फॉल्ट की लाइट इंडिकेट होने के साथ ही ऑटो पायलट, ऑटो ट्रस्ट और फ्लाइट डायरेक्टर यानी कि FD ने काम करना बंद कर दिया। ऑटोमेशन इक्विपमेंट के बंद होने के बाद कैप्टन और को पायलट को प्लेन को मैनुअल तरीके से कंट्रोल करना था। अपने 10,400 घंटे से भी ज्यादा की फ्लाइट आवर्स के अनुभव का प्रयोग करते हुए कैप्टन ने एयरक्राफ्ट के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही को पायलट ने इमरजेंसी मैनुअल में उन सभी संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया जिन्हें ऐसी सिचुएशन में काम में लिया जा सकता था। को पायलट ने इमरजेंसी मैनुअल में देखा कि अगर कॉकपिट में नोज व्हील स्टीयरिंग फॉल्ट की वार्निंग आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन की नोज व्हील यानी कि प्लेन का आगे का लैंडिंग गियर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया हो। इस बात को चेक करने के लिए कि क्या वाकई प्लेन का लैंडिंग नोज 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया था, पायलट्स ने अपने प्लेन की ऊंचाई को कम करके कंट्रोल टावर के पास से फ्लाई किया ताकि कंट्रोल टावर में बैठे ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस बात को देख सके कि आखिरकार प्लेन के लैंडिंग न्यूज के साथ क्या हुआ था। रात के करीब 8:21 पर कंट्रोल टावर के पास से फ्लाई करने के बाद ATC ने यह बात कंफर्म की कि प्लेन का लैंडिंग नोज 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया था। लैंडिंग न्यूज के 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ने की बात फाइनल हो जाने के बाद पायलट्स ने एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने का डिसीजन लिया ताकि वो अपने प्लेन को रनवे के साथ लैंडिंग के लिए दोबारा अलाइन कर सकें। फ्लाइट 2220 रिक्वेस्टिंग फॉर फ्लाई अराउंड। फ्लाइट 2220 परमिशन ग्रांटेड। पायलट ने ATC से एयरपोर्ट के साउथ में जाकर एक चक्कर लगाने की परमिशन की रिक्वेस्ट की क्योंकि एयरपोर्ट के उत्तर दिशा में कुछ तूफानी बादल थे। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए ATC ने पायलट को फ्लाई अराउंड यानी एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने की परमिशन दे दी। ऐसे में पायलट्स इस बात पर कंफ्यूज थे कि प्लेन के इंजन को कब बंद किया जाए और प्लेन को रोकने के लिए किस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाए। अंत में दोनों पायलट्स ने आपस में डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि प्लेन के टचडाउन के तुरंत बाद फुल रिवर्स थ्रस्ट का यूज किया जाएगा ताकि प्लेन की स्पीड को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और जैसे ही प्लेन का अगला हिस्सा जमीन के संपर्क में आएगा तुरंत ही इंजन्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद का काम मैनुअल ब्रेक के सहारे किया जाएगा। लेकिन पायलट्स अभी तक इस बात पर पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाए थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर डिप्लॉय होने के बाद सही तरीके से लॉक हो गया है। ऐसे में किसी तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक बार फिर से कांटेक्ट किया और मेडे का सिग्नल दिया। मेडे। इस दौरान कैप्टन ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल को पायलट को हैंडल किया और कैबिन क्रू के सबसे सीनियर मेंबर यानी कि फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में बुलाकर उन्हें सिचुएशन से ब्रीफ किया। पायलट ने सीनियर कैबिन क्रू को बताया कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में कैबिन क्रू को यह अश्योर करना होगा कि सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट लगाए हुए हों। सीनियर कैबिन क्रू को ब्रीफ करने के बाद कैप्टन ने एक बार फिर से प्लेन को संभालना शुरू कर दिया और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे के साथ अलाइन करना शुरू किया। इसके बाद जैसे ही पायलट की नजर कॉकपिट में लगे फ्यूल इंडिकेटर पर पड़ी तो पायलट चौंक पड़े। दरअसल बार्सिलोना शहर से टेक ऑफ के समय प्लेन में उतना फ्यूल डाला गया था जितने में ये प्लेन सिविल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये प्लेन एयरपोर्ट के चारों तरफ कई चक्कर लगा चुका था इसलिए प्लेन में मौजूद फ्यूल लगातार कम होता जा रहा था।
और अब प्लेन में सिर्फ उतना फ्यूल बचा था जितने में ये प्लेन केवल एक बार लैंडिंग की कोशिश कर सकता था। यानी कि अब पायलट के पास एयरपोर्ट के चारों तरफ दूसरा चक्कर लगाने का ऑप्शन भी बंद हो चुका था। हालांकि यहाँ भी पायलट ने अपने अनुभव को काम में लिया और सीधा रनवे पर लैंड करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके बाद 8:40 पर आखिरी बार पायलट ने सभी पैसेंजर को ब्रीफ किया और जानकारी दी कि प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट करने जा रहा है। पायलट ने सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट की कि अब वो अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट लगा लें। इसके कुछ मिनट बाद पायलट ने लैंडिंग की फाइनल प्रक्रिया को एग्जीक्यूट किया। रात 8:45 पर पायलट ने प्लेन को रनवे नंबर 27 से ऑनलाइन किया। ये ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की फाइनल परमिशन मांगी। एटीसी ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी और इसके बाद प्लेन ने अपनी नोज व्हील के 90 डिग्री टिल्ट होने के बावजूद लैंड करना शुरू कर दिया। पायलट ने पहले प्लेन के फ्लैप्स को 15 डिग्री पर घुमाया और उसके बाद तुरंत 35 डिग्री पर सेट कर दिया। इसके बाद इस प्लेन ने 150 से ज्यादा लोगों के साथ लैंड करना शुरू कर दिया। टच डाउन के बाद जैसे ही प्लेन के पिछले पहिए ने जमीन को छुआ, पायलट ने दोनों इंजन्स के रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया से प्लेन की स्पीड काफी तेजी से कम होने लगती है। रिवर्स थ्रस्ट के यूज के साथ ही कैप्टन ने सभी मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। पिछले पहियों के जमीन को छूने के बाद पायलट ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा समय तक प्लेन का अगला हिस्सा हवा में ही रखा जाए। पायलट ने अपने काम को इतनी एक्सपर्टीज के साथ हैंडल किया था कि प्लेन के टच डाउन यानी पिछले लैंडिंग गियर्स के जमीन को टच करने के कई सेकंड बाद तक प्लेन के अगले हिस्से ने जमीन को टच नहीं किया था। इसके बाद जब प्लेन की रफ्तार काफी कम हो गई तो पायलट ने शानदार तरीके से प्लेन के अगले हिस्से को जमीन से टच कर दिया। जैसे ही प्लेन के अगले हिस्से यानी कि नोज व्हील ने जमीन को टच किया, प्लेन में जोरदार वाइब्रेशन हुआ। जमीन को टच करने के कुछ सेकंड्स के बाद ही नोज व्हील के दोनों टायर्स बस्ट हो गए। कैप्टन और को पायलट के द्वारा यूज किए गए रिवर्स थ्रस्ट और ऑटोमेटिक और मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम ने अपना काम कर दिया था और नोज व्हील के जमीन को टच करने के कुछ सेकंड्स के बाद ही प्लेन रुक गया। प्लेन के रुकने के कुछ ही सेकंड बाद तक चारों तरफ केवल खामोशी थी। सभी मन ही मन दुआ कर रहे थे कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन में किसी भी तरह की आग न लगी हो। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद पायलट्स ने अपना रेडियो ऑन किया और ट्रैफिक कंट्रोलर से इस बात की जानकारी मांगी कि क्या दिन में किसी तरह की आग लगी है। Is there any fire in our flight? No fire detected. Proceed to check out. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बताया कि प्लेन में किसी तरह की आग नहीं लगी है। ये सुन के पायलट्स मन ही मन खुश हो गए। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को इस बात का सही से अंदाजा नहीं था कि वो अभी मौत के मुंह से वापस आ गए हैं। जब ये बात इंश्योर हो गई कि प्लेन के किसी भी हिस्से में किसी तरह की आग नहीं लगी है तो नॉर्मल प्रोसीजर्स के थ्रू पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। पैसेंजर इस बात से खुश थे कि इमरजेंसी सिचुएशन होने के बावजूद उनके पायलट्स ने प्लेन को सेफली जमीन पर लैंड कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि प्लेन के नोज व्हील के 90 डिग्री टर्न होने के पीछे 3 कारण थे। इनमें से सबसे पहला कारण इलेक्ट्रिक वायर्स में हुए शॉर्ट सर्किट थी, जो कि मेंटेनेंस की कमी के कारण हुई थी। इस इंसिडेंट का दूसरा कारण स्टीयरिंग वॉल्व का सही से काम न करना था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि स्टीयरिंग वॉल्व के सही तरीके से काम न करने के पीछे कारण मेंटेनेंस की कमी थी। इन दोनों कारणों के अलावा एक तीसरा कारण भी इस घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसका पता इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगाया जा सका। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि एयरप्लेन के इमरजेंसी मैनुअल्स में इस तरह की सिचुएशन का प्रॉपर जिक्र नहीं था। इन सभी केसेस के पीछे कुल 8 अलग अलग कारणों को आइडेंटिफाई किया गया था। इसलिए इस प्लेन की मैन्युफैक्चर एयरबस कंपनी को ये रिकमेंडेशन दी गई कि वो इस तरह के इंसिडेंट के दौरान लिए जाने वाले स्टेप्स के लिए एक अलग प्रोसीजर तैयार करें। रात 8:50 पर प्लेन के टचडाउन के करीब 10 मिनट के अंदर प्लेन से सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे एक्सीडेंट के दौरान पूरे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और इस दौरान एयरपोर्ट पर आने वाली 11 फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही एयरपोर्ट से जिन 18 फ्लाइट्स का डिपार्चर शेड्यूल था, उन्हें भी या तो डिले कर दिया गया था या तो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन राहत की बात यह थी कि फ्लाइट 2220 के सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित थे।
इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप अगला इंसिडेंट जिस भी प्लेन इंसिडेंट पर चाहते हैं उसे नीचे कमेंट में लिख दें।